पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो रोल आपको मिला है वर्जिन भानुप्रिया में, ये फिल्म के बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और ट्रेलर को भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि ये फिल्म आपको कैसी मिली? कितने ऑडिशंस दिए या फिर आपके पास फिल्म आई या आप फिल्म के पास गई? मैंने एक्चुअली ऑडिशन दी इस फिल्म के लिए, और एक ही ऑडिशन दी। फिर उसके बाद डायरेक्टर से मिली और उन्होंने मुझे पूरा फिल्म नरेट किया, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, मतलब काफी जल्दी हो गया सब कुछ। अच्छा, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और कैरेक्टर के बारे में जाना तो क्या रिएक्शन था आपका? स्क्रिप्ट तो मैंने बाद में पढ़ा, जैसे कि मैंने बोला कि पहली बार मुझे एक फुल नरेशन मिला है डायरेक्टर से। तो नरेशन के बेसिस पे ही मुझे लगा कि ये फिल्म काफी फनी है, काफी इंटरेस्टिंग है, और रुकुल का जो किरदार है वो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो बहुत ही लिबरेटेड है। वो किसी के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। काफी सेल्फिश है, तो इतनी, जैसे हम बोलते हैं ना, लाइकेबल नहीं है, बट शी वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टू प्ले, बिकॉज मुझे लगा कि ऐसे किरदार ज्यादातर लड़कों को ऐसे किरदार दिए जाते हैं, लड़कियों को नहीं। तो मुझे लगा कि पहली बार ऐसा होगा कि एक लड़की ऐसा किरदार निभाएगी और उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। ये आपने सही बोला, क्योंकि ज्यादातर हम लड़कों को ही इस तरीके की ना ओपनली बातें करने देखते हैं और बिंदास तरीके से, और आप उसी कैरेक्टर में नजर, आपके डायलॉग्स जो है वो जबरदस्त है। तो मैं डायलॉग्स के बारे में जानना चाहूंगी कि जब डायलॉग बोलने, जब आप कैमरा के सामने बोल रही थी तो वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग था, ऐसे डायलॉग्स? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि डायलॉग्स जो है ये हाईलाइट है, और स्पेशली रुकुल के लिए, जो उसको बहुत ही अच्छे अच्छे डायलॉग्स दिए गए। और मुझे तो बहुत मजा आया ये सब बोलते हुए, क्योंकि वो मुझसे इतनी अलग है और वो जी। बहुत ही डिफरेंटली बात करती है, और मुझे बहुत मजा आया ये सब बोलते हुए। वो बोलती है ना कि मैं लड़कों की रग 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 से वाकिफ हूँ। मैं कभी ऐसे बात नहीं करती हूँ, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी लड़की है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, और उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में वो लड़कों से मोहब्बत नहीं करती है, लेकिन उसको लड़कों से वही चाहिए जो ज्यादातर हम दिखाते हैं कि लड़कों को लड़कियों से चाहिए। लड़कियों से, और जी। वो वैसे सोचती है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। जी। स्पेशली अब अगर आप इस नजरिए से देखोगे कि ये लड़की है इसलिए गलत है, तो मुझे लगता है कि ऐसे 2020 में नहीं सोचना चाहिए। सही बात है, और क्योंकि हर किसी के लाइफ में मतलब कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है ये जो उन्हें पुश करता है चीजें करने के लिए, या फिर पॉजिटिव चीजें ले लीजिए, और बहुत ज्यादा वो करता है कि अगर आप कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो और नेगेटिव जा रहे हो तो नहीं, आप कर सकते हो सारी चीजें, चाहे कोई भी चीजों को ले लीजिए। तो हम बिल्कुल। सबके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स तो है ही है। तो वो कहीं ना कहीं आप पोर्ट्रे कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है हर किसी। तो आपके लिए कितना रिलेटेबल था जब आप ये कैरेक्टर के बारे में पढ़ रही थी पूरे नरेशन के टाइम? वेल, मुझे ये चीज अच्छी लगी कि हाँ, वो एक फ्रेंड तो है, लेकिन फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक अपना जर्नी है। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उसको भी अहमियत दिया गया है, और वो एक रीजन है जिसके लिए मुझे ये किरदार बहुत पसंद आया, कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी दूसरे किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। ये भी दिखाया गया कि वो जिस तरह से जीती है उसका नतीजा क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मतलब ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, और there's that girl talk that you have with your girlfriend, so that was very relatable. Coming to my personal relatability, मैं तो बिल्कुल रुकुल की जैसी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ हद तक हाँ, ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि वो इंकरेजिंग है और वो सब है, लेकिन वो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी है, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा अपने बारे में सोचती है, क्योंकि वो जब भी भानु को इनकरेज करने की कोशिश करती है, वो अपने मतलब से करती है। ओके, तो ये हमें कहीं फिल्म देखने के बाद पता ये चला। ट्रेलर से नहीं पता चलता है, लेकिन दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दैट शी इज नॉट इंस्टेंटली लाइकेबल, शी इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, कि आपको अच्छी तो लगेगी रुकुल, लेकिन इंस्टेंटली नहीं, थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा आपको।
जी, और कहीं न कहीं जो ऐसे जो बोल्ड कंटेंट वाली फ़िल्में होती हैं, लोगों को एक्सेप्ट करना, आपको क्या लगता है लोग कहीं न कहीं अब एक्सेप्ट करने लगे हैं जिस तरीके से, चाहे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में लीजिए, बॉलीवुड में लीजिए, ऐसी कंटेंट वाली फ़िल्में आती जा रही हैं, तो लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। और कहीं न कहीं जो लोगों का नज़रिया है, वो पर्सपेक्टिव है, वो चेंज होने लगा है। हुँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं, वो चाहते हैं ऐसा कंटेंट देखना। हुँ, हुँ। जो फ्रेश हो, जो नया हो और जो अ, उनकी जो अभी मेंटालिटी है, उसको रिफ्लेक्ट करे। बिकॉज़ टाइम्स हैव चेंज्ड एंड पीपल आर डिफरेंट, दे आर ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे। तो उनका जो नज़रिया है, उसको रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इसीलिए लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, लेकिन जो नया हो, जो फ्रेश हो और जो रिग्रेसिव ना हो। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट नॉट टू बी रिग्रेसिव एनीमोर। करेक्ट। और मैं अगर बात करूँ जैसे कि अगर वर्जिन भानुप्रिया की, तो ये ऐसे टाइप की फ़िल्में बनाना, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि कोई चीज़ गलत ना ले जाए, और ये फिर ट्रेलर देखने के बाद काफ़ी चीज़ें बहुत एकदम बोलते हैं ना सिंपल तरीके से और बहुत साफ-सुथरे तरीके से, भले ही सब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैसा है, लेकिन पूरी तरीके से साफ-सुथरी लग रही है, अच्छी लग रही है देखने में। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मज़ा सबसे ज़्यादा आएगा, हँसी हमें आएगी और कहीं न कहीं हमारा जो नज़रिया है वो चेंज होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको शायद कुछ लोगों को गलतफ़हमी हो रही है ट्रेलर देख के कि ये बिकॉज़ इट डील्स विद सेक्सुअलिटी एंड बिकॉज़ यू यूज़ दोज़ वर्ड्स वर्जिनिटी, टाइटल सेक्सुअलिटी तो हाँ? टाइटल एग्ज़ैक्टली। Title, exactly, title. But firstly, it's called Virgin Bhanupriya, so she's a virgin. So you don't get to see anything, that can make anyone uncomfortable. Sorry. And apart from that, मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है, ये एक कॉमेडी है. Uh, लोगों को हंसाने के लिए बनाई गई है और जो आइडियाज है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि रुकुल का जो किरदार है, ये सब्लिमिनली हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे किरदार होते हैं वो लड़कियां भी निभा सकती है। और आप अगर जब लड़के निभा रहे हैं तब हंस रहे हो, तो फिर लड़की अगर निभा रही है तब आपको क्यों नहीं हंसी आएगी? बिल्कुल आएगी। तो आई थिंक दैट इज डन सब्लिमिनली। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में रखी गई है, लेकिन उसको ज्यादा उस पे एम्फेसिस नहीं डाला गया है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो बोलना चाहते हो वो सटल तरीके से बोलो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एन एंटरटेनिंग फिल्म एंड दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। करेक्ट। अच्छा, जानना चाहूँगी कि जब बिहाइंड द सीन्स अगर मैं बात करूँ, शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? क्या कुछ मस्ती-मज़ाक आप लोगों ने किया? प्रैंक्स कुछ हुए? क्योंकि गौतम गुलाटी थे तो प्रैंक्स तो वैसे नहीं हुए एक्चुअली। जी। नहीं, क्योंकि हमें इतना मौका ही नहीं मिला, और हम बहुत इट वाज वेरी फास्ट पेस्ड, तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत वक्त था या फिर प्रैंक्स करने का मौका मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी गुड प्रैंक स्टोरी टू शेयर। ओके। और ये भी जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली उर्वशी के साथ काम करके कैसा लगा? हाउ शी इज़? How is she? She is, she's she's a nice girl. I got along with her and अच्छा लगा. It was a new experience. I think it's important to work with all kinds of people, and she's her own person, and it was fun. It was fun. एक बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे, देखा जाए तो अभी सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हर जगह नेपोटिज्म पर डिबेट छिड़ गई है। तो आपका क्या रिएक्शन इन सारी चीज़ों को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपका है? See, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो नेपोटिज्म है, ये डिबेट तो बहुत पहले से है। तो एग्ज़ैक्टली, कई टाइम मुझे से लगता है शुरू कि है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसका जो कनेक्शन है वो मैं ज्यादा समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ये बोलना बहुत जरूरी है कि मुझे नहीं पता, और जो मुझे नहीं पता है मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहूंगी कि मुझे पता है। जी। जो उनके करीबी थे उनको पता होगा, और शायद उनको भी नहीं पता होगा पूरी कहानी। तो मुझे नहीं पता है कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। मैं नेपोटिज्म के बारे में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये पुरानी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नेपोटिज्म पर से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी फिल्म को वो अहमियत नहीं देते हैं।
और इसीलिए नेपोटिज्म एक जरिया है फिल्म बनाने का कि you cast people that are already known before they have done anything because you हम्म, feel like you're going to get the eyeballs. I feel like yeah, people need to focus on content. correct, और correct. अगर आप अपनी फिल्म पे फोकस करोगे तो आप सोचोगे कि इस किरदार के लिए कौन परफेक्ट है, मुझे टैलेंट ढूंढना है. अगर आप ऐसे सोचोगे, आई वांट टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर दिस. And if you really have that conviction in your story, in your film, then nepotism will not happen. Automatically, if you're focused on your film and if you're not And thinking like a businessman or a politician, के जैसे politicians होते हैं ना कि वोट क्या बोलने पे मिलेगा, तो लोग फिल्म वैसे ही बनाते हैं कि क्या बनाएंगे तो लोग देखेंगे. लोग नहीं देखेंगे. पता, वो लोगों पे निर्भर है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते. तो आप फिल्म पे फोकस करोगे तो नेपोटिज्म या तो सही होगा कि आप टैलेंटेड लोगों को ही कास्ट करोगे, या फिर या फिर होगा ही नहीं. जी, कहीं न कहीं आपने जो बातें बोली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आपने बहुत सही बात बोली कि नेपोटिज्म बहुत पहले से चलते आ रहा है और कहीं न कहीं लोगों की, अगर मैं बात करूँ, ऑडियंस की बात करूँ, धीरे-धीरे वो कहीं न कहीं चेंज हो रहे हैं. उन्हें कंटेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है और कंटेंट के हिसाब से जो कैरेक्टर जो भी प्ले कर रहे हैं, अगर वो पावरफुल तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और हम उसको पसंद कर रहे हैं, तो लोग वैसी ही फ़िल्में देखना पसंद कर रहे हैं. चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, बॉलीवुड फिल्में ले लीजिए, साउथ इंडियन फिल्म ले लीजिए. जी. बिल्कुल बिल्कुल. और एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे. जैसे नेपोटिज्म तो कब से चला है, लेकिन बहुत सारी चीजें बाहर है, जैसे ग्रुपिज्म चलता है, फेवरेटिज्म चलता है, और ये भी है कि अगर जैसे आप कोई रोल के लिए फाइनलाइज हुए तो आपको एंड मोमेंट में पता चलता है, वहां पहुंच के भी कभी कभी पता चलता है कि आप रिप्लेस हो चुके. तो ये सारी चीजें कभी आपने इंडस्ट्री में रह के फेस किया? Oh, so many times. I've lost count कि ये कितनी बार हो चुका है. एक बार तो ऐसा हुआ कि बिकॉज मैं हमेशा किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं वेट करती हूँ कि साइन करूँ पहले कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमको तो लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो फिल्म आपकी है, फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है अभी सोचने की जरूरत नहीं है. तो एक बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था. फिर डायरेक्टर से मिली, बातचीत हो गई, शेड्यूल के बारे में पूछा, डेट्स के बारे में बात हुई. फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 1 या 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया कि तुम ऑडिशन दे सकती हो फिर से. तो मैंने बोला लेकिन मैंने तो फिल्म साइन कर ली है, तो ऑडिशन क्यों? तो मैं फिर से गई. Despite that, I went, I gave the audition, then the film went to someone else. और मुझे बताया नहीं गया तुरंत. मुझे मतलब 1 महीने बाद शायद किसी ने फोन करके बताया कि आप इस फिल्म में नहीं हो, सॉरी, whatever. तो हाँ, ऐसा कई बार होता है. और उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा भी लगा था, बिकॉज मुझे लगा था कि कम से कम ठीक से बता देना चाहिए था. और रीजन तो मुझे नहीं बताया गया एग्जैक्टली, बट आई थिंक इट डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद द डायरेक्टर. आई थिंक इट वाज सम अदर फैक्टर्स. एंड या आई मीन कई बार हो चुका है ऐसा. जैसे आपने बात की, आपने बताया कि कई बार ऐसा हो चुका है, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि नेपोटिज्म से ज्यादा ये सबसे ज्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म और इस तरीके से रोल से यूं आपको रिप्लेस कर देना, ये मेन इशू है? एब्सोल्युटली. मेन इशू मुझे लगता है कि ये है कि पहली बात तो हम टैलेंट पे फोकस नहीं करते हैं. कौन किस किरदार के लिए सही है, ये अगर आपका मेन कंसर्न नहीं है, तो फिर that's the first issue. And the second issue is also how we treat people in general. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म मिलना ना मिलना. एक फिल्म मिलने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सेट पे, या तो आई जस्ट फील लाइक एज वी नीड टू apart from being a part of an industry, we are human beings interacting with other human beings, and it's really important to just make, I don't know how different people are brought up in different ways. So when people discriminate or people are not well behaved, I don't take it personally. That's just my personality, but I genuinely feel that that is a big problem, how we treat people in general, and that's something that needs to change. I don't know how it will change, but I genuinely agree. I think it's something that needs to change as soon as possible.
और काफी अप्रिशिएटेबल बात है कि जिस तरीके से आप इन सारी चीजों को डील करती हैं ना पॉजिटिव वे, कमेंडेबल। थैंक यू। और इसी तरीके से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि दिल बेचारा का ट्रेलर आ चुका है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है, तो आपने वो ट्रेलर देखा? क्योंकि उस ट्रेलर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ट्रेलर के कैटेगरी में। हाँ, I saw the trailer and you know I felt a bit of a pinch in my heart obviously because it's actually मुझे surreal लगा। एक वक्त के लिए मैं भूल गई, सब कुछ भूल गई। मुझे लगा कि he's there, he's in front of me, and that's what movies do, right? And it also kind of reminded me that he's not really gone. He left a legacy behind, and this is part of his legacy, actually the last leg of his legacy. And that actually made me happy as well. I felt like you can always go back and watch him and feel like no, he's still there. तो ये ट्रेलर देख के मुझे बुरा भी लगा, I felt a little bit of a pinch, but अच्छा भी लगा ये सोच के कि there's a legacy there. I wish it was more. I wish, you know, I wish there was more of a body of work because I feel he had so much to give. But at least we get to watch this. बहुत सही बात बोली, क्योंकि जब हम सब ट्रेलर देख रहे थे तो हम एक टाइम के लिए भूल गए थे कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ. वो है, ऐसे लग रहा था। ओके, आपसे ये जानना चाहूंगी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है आपके, यू नो, जिसके बारे में आप बात कर सकती हैं, कॉन्क्रीट है और बता सकती हैं? हाँ, तो मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलूंगी जो मैं शूट कर चुकी हूँ। लॉकडाउन से पहले शूट वाज डन। तो मेरी एक फिल्म है हाउ टू किल योर हस्बैंड, डायरेक्टेड बाय अखिलेश जयसवाल जी with Ahana Kumra, and there is another film called Zindagi Teen Din, which is an independent film directed by Nikhil Agnihotri. And these are the two films. Apart from that, I have the second season of Dev Double D, which is with Balaji. And yeah, these are the three projects that are going to be releasing this year for sure. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होने वाला है OTT प्लेटफॉर्म? मुझे लगता है फ्यूचर क्या प्रेजेंट ही है। OTT platforms are the present. I'm a big consumer. I'm on most of them actually. I watch content from Netflix, Amazon, Z5, all of them. But I do feel like it will keep on coexisting with the big screen. मुझे नहीं लगता है कि लोग सिनेमा हॉल्स में जाना बंद करेंगे। मुझे लगता है कि वो भी चलता रहेगा। शायद कौन सा कंटेंट कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज होता है उस पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिनेमा एक्सपीरियंस है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। वो ऑलवेज प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा फर्स्ट नंबर पे। डेफिनेटली। ओके, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी बॉलीवुड स्पाई के ऑडियंस के, अपने ऑडियंस? Definitely. I'm really looking forward to your reactions and to your response to the film, which is releasing on the 16th on Z5. And lots of love. And yeah, that's it. फिल्म देखने के बाद आप सभी लोग अपने अपने रिएक्शंस जो हैं उन हमारी रुमाना को मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर है वो। Yeah, absolutely. Thank you so much and all the best for Bollywood Spy. Thank you so much. It was lovely talking.